नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक की शुरुआत लोकतंत्र के मंदिर के भीतर के हाल को दिखाते हुए लिए चल रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश में विधानसभा की किस रूप में आने वाले वक्त में यूपी में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस इम्तिहान की घड़ी शायद योगी आदित्यनाथ के लिए भी है और इस इम्तिहान के मद्देनजर हम यूपी की रिपोर्ट आज खास तौर पर आपके लिए हमारे संवाददाता ने तैयार की है, वो दिखाएंगे जरूर। लेकिन उससे पहले जिक्र उस इम्तिहान का है जिस इम्तिहान को लेकर पहली बार लग ऐसा रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर एक ऐसी परीक्षा में जाकर फंस चुका है जहां अब उसे कूटनीतिक तौर पर बहुत चीजों को साधना है। शुरुआत पाकिस्तान की साजिश किस रूप में भारत की घेराबंदी कर रही है। ये तस्वीर बतलाती है कि भारत के सामने पाकिस्तान को लेकर मुश्किल चौतरफा है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ वियना संधि को दरकिनार कर जाधव के मामले को बायलैटरल साबित करने पर तुला है, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है, आतंकवाद को अपनी जमीन पर आश्रय देकर हाफिज सईद के चेहरे के इर्द गिर्द ही आतंकवाद का ताना बाना बुन रहा है और पाकिस्तान की जमीन पर फलते फूलते आतंकवाद के जरिए कश्मीर में आतंकवाद की नई पौध को खड़ा भी कर रहा है। और इन सब के बीच चीन को पीओके में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनवाकर कश्मीर में पाकिस्तान चीन की दखल भी चाह रहा है। यही वजह है कि बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति के साथ नवाज शरीफ की निकटता को चीन जानबूझकर दिखला भी रहा है और चीनी मीडिया पाकिस्तान की तारीफ करते हुए भारत के खिलाफ जहर भी उगल रहा है। यानी एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर उल्लंघन करते हुए सेना को उलझाना, दूसरी तरफ चीन के शिजियांग से निकलने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उस लंबे हिस्से से गुजारना जहां भारत के खिलाफ आतंकवाद को पाकिस्तान पनाह देता है। और इसका सबसे बड़ा स्टेशन पीओके में मुजफ्फराबाद ही होगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर को लेकर ही जो विवेचना करना चाह रहा है उसमें चीन की शिरकत नई मुश्किलें खड़ा कर सकती है। और चीन जिस तरह पाकिस्तान के आतंक के साथ यूनाइटेड नेशन तक में जा खड़ा हुआ है, उसमें कुलभूषण जाधव को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को भी पाकिस्तान मानने से इनकार करता है तो मामला यूनाइटेड नेशन में ही जाएगा, जिसमें चीन वहां जाधव को लेकर पाकिस्तान के हक में वीटो कर सकता है। तो भारत के सामने सवाल तीन है। पहला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला पाकिस्तान ना माने तो भारत क्या करे। दूसरा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर उल्लंघन और सेना के साथ पाकिस्तान की बर्बरता जारी रहे तो भारत क्या करे। और तीसरा, चीन के कश्मीर में इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए दखल होने पर भारत क्या करे। और ये तीनों सवाल कैसे मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने से आगे के हालात हो क्या सकते हैं, क्योंकि इसी वक्त उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने यूनाइटेड नेशन में आपात बैठक बुलवाई है जो कल होगी। और दूसरी तरफ हफ्ते भर बाद ही रियाद में नवाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकात यूएस अरब इस्लामिक संगठन की बैठक में हो सकती है। जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए सुलझाए जाए या युद्ध की दिशा में बढ़कर आगे जाए। ये तमाम सवाल हैं। हम जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कह रहा है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या। उससे पहले हमको लगता है देश के भीतर उस ग्राउंड जीरो को जरा देख लीजिए जिसका जिक्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर उल्लंघन के वक्त हिंदुस्तान की जमीन पर क्या होता है। यह तस्वीर है लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर उल्लंघन की। और आरटीआई से मिली जानकारी कहती है कि कोई बरस ऐसा नहीं और उस बरस में कोई दिन ऐसा नहीं जब सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ नहीं। 2015 में 405 बार, 2016 में 449 बार और 2017 का कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं, लेकिन 250 से ज्यादा बार यह हो चुका है। लेकिन यहां मुद्दा घटनाओं का नहीं। आज तक की टीम पहुंची दरअसल उस ग्राउंड जीरो पर जहां पर सीज फायर होता है, तो वहां बसे लोग किस तरीके से अपनी जान हथेली पर लेकर जीते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना बेनागा सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। और हाल है कितने खराब ये जरा लोगों के दर्द से ही समझ लीजिए। किसकी दहलीज पर बैठे जाके सारी उम्मीद हम
हमारे घर में थी, छोटे छोटे जी, ये नौशेरा के झंगड़ गांव की नसरीन है। एक दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारत की शेर मकड़ी चौकी को निशाना बनाया तो गांव में मोटार और गोलियों की बरसात होने लगी। नसरीन बच्चों समेत इस कमरे में दुबक गई, लेकिन रात 10 बजे तक एक मोटार उनके छत पर आकर गिर गई। धमाके में छत उड़ गई। मोटार का एक टुकड़ा नसरीन के कंधे पर लग गया। छत का मलबा बेटी के सिर गिर गया। ये जंगड़ गांव का ये वही घर है जिस पर कल सुबह 10 बजे के करीब एक मोर्टार आकर गिरा। मोर्टार कितना शक्तिशाली था आप ये अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा जो इस घर का लेंटर है वो टूट गया है। और इस बीच पास के ही घर में रह रहे उनके रिश्तेदार बच्चों को बचाने निकले, लेकिन खुद ही पाकिस्तानी मोर्टार का शिकार हो गए। जबकि नसरीन के पिता और बेटी जब धमाके के बाद भागे तो सड़क पर उन पर एक मोटार गिरा और दोनों की मौत हो गई। नसरीन की तरह बुजुर्ग बंती देवी भी दहशत के मारे बदहवास अपना घर छोड़कर एक स्थानीय शिविर में जा रही है। कितना दहशत है आपके मन में? दहशत तो क्या कि उसको लो मरी जान था चंकी मरी जान छुट्टी से है रोज 8, 10, 7, 8 साल बाद। दरअसल भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे तकरीबन 300 गांवों में इस वक्त दहशत है। सैकड़ों लोग अपने घर बार छोड़ सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। नौशेरा, केला, दरहाल और मजकोट तहसील ऐसी है जहां 35 गांव सीधे फायरिंग रेंज में आ जाते हैं और जहां लोग निकल नहीं पाते। यहाँ सभी जो और जा रहे सर, क्या करेंगे? कोई नहीं बचा सर। सब जा रहे बेमाल वेशी लेके जा रहे, क्या करेंगे? इधर सब रोने के लिए पड़े हैं बस। और आलम यह कि रात में आंखों से नींद गायब। जैसे ही गोलाबारी होती है लोग गांव में बने बंकरों में दुबक जाते हैं। और ये अर्निया सेक्टर का इलाका, मौत सामने खड़ी देखकर घर में लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। लगातार सीज फायर वायलेशंस हुई हैं, 2 लोगों की मौत हुई है और आधा दर्जन के लोग करीब घायल हैं। जब से गांवों में मोर्टार चर्च गिर रहे हैं, लोगों के बीच में दहशत का माहौल फैल गया है। हाँ, तकरीबन थोड़ी बहुत काट भी गया और फायरिंग की वजह से जली भी गई है, काफी फसल जली हुई है फायरिंग से। हाँ, फायरिंग की वजह से अभी लोग दहशत के माहौल में, अभी कोई पता नहीं कब कहाँ किस वक्त फायरिंग दोबारा स्टार्ट हो जाए। लोग तकरीबन डरे हुए हैं जहाँ। तो एक तरफ भले भारत इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर रहा हो, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना पाकिस्तान की बाज नहीं आ रही। जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिसका इम्तिहान कौन दे, जो लोग रह रहे हैं, मौजूद सेना या दिल्ली में बैठी सरकार। बहुत तेरे सवाल हर जहन में आ सकते हैं, लेकिन जरा मौजूदा वक्त को समझने की स्थिति में आई है। क्या वाकई दुनिया एक नए शीत युद्ध यानी कोल्ड वार से गुजर रही है जिसके केंद्र में एशिया है? रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का इंतजार और फैसले पर पाकिस्तान के रुख का इंतजार करना होगा। तर्क दिए जा चुके हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में कल उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के खिलाफ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक तरफ आपात बैठक कल बुलाई है तो दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के पक्ष में खड़े होकर बहुत साफ कहा है कि कोई उत्तर कोरिया को धमकाए नहीं। यानी कल यूनाइटेड नेशन में आमने सामने दोनों खड़े होंगे, अमेरिका और रूस। जबकि अगले हफ्ते यानी 20-21 मई को रियाद में यूएस अरब इस्लामिक संगठन की बैठक में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शिरकत करेंगे और पहली बार दुनिया के मुस्लिम लीडरों से ट्रंप का इंटरेक्शन भी होगा। और नवाज शरीफ प्रयासरत हैं कि रियाद में अलग से ट्रंप से मुलाकात हो। और इन परिस्थितियों के बीच चीन का सिल्क रोड जिस तरह एशिया को यूरोप और अफ्रीका के केंद्र में खड़ा कर चीन का समंदर पर कब्जा करते हुए आर्थिक तौर पर सबसे ताकतवर बनता हुआ दिखाने लगा है, उसमें भारत के सामने कई चुनौतियां एक साथ आकर खड़ी हो गई है। खासतौर से पाकिस्तान चीन को लेकर भारत की कूटनीति हो क्या, इस पर अब हर किसी की नजर टिकी है, क्योंकि चीन का ताकतवर होना भारत के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान के पक्ष में चीन का खड़े होना भारत के लिए मुश्किल सबब है। उत्तर कोरिया और साउथ चाइना सी पर जब दुनिया बट रही है तब भारत का रुख होगा क्या, इस पर हर किसी की नजर है। जाहिर है एशिया के इन बिगड़े हालातों के बीच अब नजर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर भी है और कल होने वाली सुरक्षा परिषद की बैठक पर भी। लेकिन जिस तरह से उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका, जापान और पक्ष में रूस आ खड़े हुए हैं, यानी टकराव की एक नई स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर इस तरीके से बन रही है जैसे एशिया वर्ल्ड कोल्ड वार का केंद्र हो चला है। और ऐसे में भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति खासी मायने रखती है।
जाहिर है इम्तिहान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, लेकिन एक इम्तिहान घर में और घर के भीतर भी जब किसी की निजी जिंदगी से जुड़ जाए दर्दनाक होता है। जरा इस खबर को देखिए। सच तो यही है और इन्हें देखकर हो सकता है आपकी आंखें भर जाए और जो सुनेंगे उसमें यह भी हो सकता है सीना छलनी हो जाए और यह भी आप सोचें कि वाकई देश में ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ये होता है। और 21 बरस की रीता का दर्द और दास्तान है क्या। इस देश में गरीब होना कितना बड़ा पाप है, जरा इसे सुनने से पहले इसकी कहानी सुन लीजिए। नागालैंड से आई रीता चंद दिनों पहले ही आगरा में आई। 7 महीने पहले कोहिमा में उनके पति मुकेश का निधन हो गया तो घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि पति का अंतिम संस्कार कर सके। सूदखोर महाजन के पास महज 2000 रुपए में 2 बरस के बेटे सोनू को गिरवी रखा तो पति का अंतिम संस्कार हुआ। जेठ के कहने पर उनके साथ काम की तलाश में आगरा पहुंच गए, लेकिन जेठ रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़कर चला गया। शनिवार शाम भूख प्यास से बेहाल रीता अपने दोनों बच्चों को नाली का पानी पिलाने को मजबूर हुई तो लोगों की नजर पड़ी। उसे यहाँ की भाषा नहीं आती थी, हिंदी अंग्रेजी नहीं आती थी, तो कोई उसे समझता कैसे और समझा क्या पाता कि माजरा क्या है, और लोग समझ नहीं पाए उसकी परेशानी क्या है। पैसे नहीं थे और पैसे के लिए अपने 8 साल के बच्चे को इसने 2500 रुपये में कोहिमा में गिरवी रख दिया। तब इस पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आई है और इसका कहना है कि ये अपने जेठ और जेठानी से बिछुड़ गई है। हमने पूरी मार्केट में पैसे इकट्ठा करके इस औरत के लिए टिकट भी मंगाई है, खाने पीने का सामान मंगा दिया है और कपड़े भी मंगा दिए इसके लिए। अब ये 2 बजे तूफान एक्सप्रेस से जाएगी। जब समझा तो लोगों ने कुछ पैसे दिए, कपड़े दिलाए, ब्रह्मपुत्र मेल का टिकट दिलाकर वापस घर भेज दिया। और इस बीच सवाल सिर्फ रीता तक रुक जाए तो भी ठीक, क्योंकि इस देश में तो ऐसी कई रीता है जो मजदूरी में कुछ करने के लिए अभिशप्त है, अपने राज्य अपने घर को छोड़कर बाहर निकलने के लिए अभिशप्त है। काम होगा तभी पैसे आएंगे, पैसे होंगे तभी पेट भरेगा, पेट भरेगा तभी परिवार चलेगा, लेकिन भटकने को मजबूर इस तरह की रीता, इनकी संवेदनशीलता को क्या सरकार समझ पाती है? ये सवाल आज इसलिए उठाना जरूरी है क्योंकि रियल एस्टेट फर्मा से निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए सेस के जरिए वसूले गए 20,000 करोड़ रुपए कहां गए, इसका कोई अता पता नहीं है। क्योंकि मजदूरों के कल्याण के लिए जो सेस वसूला गया उससे रीता जैसे मजदूरों का ही कल्याण होना था। और ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद सीएजी से पूछा कि वो इस फंड का पता लगाए और सुप्रीम कोर्ट को बताए कि ये रकम अधिकारियों की पार्टी या सैर सपाटे पर तो खर्च नहीं हो गए। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। मुश्किल शायद सिस्टम की नहीं, मुश्किल तो वाकई हर वक्त इम्तिहान देने की है और हर इम्तिहान में कौन अव्वल हो यह भी दूर की गोटी। इस इम्तिहान में कोई पास ही हो जाए तो बड़ी बात है। जिक्र हम लोग कहां से कर रहे हैं? एक रीता का जिक्र हुआ जिसने बच्चे को गिरवी रख दिया कि पति की अर्थी उठ जाए। एक दूसरा इम्तिहान है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, वह भी इस देश के सामने खड़ा है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के मानचित्र पर ये वो देश हैं जो सैन्य और सामरिक शक्ति पर घमंड करते हैं। कह सकते हैं विकसित देश हैं, आधुनिक देश हैं, और एक लिहाज से कहें तो ये शायद डिजिटल दुनिया वाले देश हैं। लेकिन झटके में ये सभी बैकफुट पर आ गए, क्योंकि जिस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क पर 2 दिन पहले हमला हुआ उसमें इन्हें समझ नहीं आया कि ये इससे निपटे तो कैसे निपटे। और इस हमले की जद में भारत भी आ गया। और भारत जब जद में आया तो भारत के सामने भी सवाल कि एक तरफ डिजिटल इंडिया बनाने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ नजर यह भी आया कि आंध्र प्रदेश पुलिस के कई कंप्यूटर इस वायरस के शिकार हो गए। और साइबर अटैक की आशंका के मद्देनजर सरकार ने आरबीआई, स्टॉक मार्केट और एनपीसीआई को अलर्ट भी जारी कर दिया। नतीजतन कई एटीएम धड़ाधड़ बंद हो गए। अलबत्ता रिजर्व बैंक को कहना पड़ा कि उसने एटीएम बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया है, सिर्फ एडवाइजरी जारी की है। लेकिन सिर्फ एडवाइजरी से अगर देश के भीतर इस तरीके से हड़कंप मच जाए तो सवाल कई है। और ये सवाल शायद दुनिया के लिए भी है, क्योंकि इंटरनेट के इतिहास में इतना बड़ा साइबर हमला इससे पहले कभी हुआ नहीं। 100 देशों के 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर एक साथ प्रभावित हुए। और भारत का सवाल इसलिए क्योंकि डिजिटल क्रांति के रथ पर सवार भारत की साइबर हमले से निपटने की कोई तैयारी है ही नहीं। ये इस बात से समझा जा सकता है कि 2014 में
44,679 और 2015 में 49,455 वेबसाइट हैक हो गई। 2016 के शुरुआती 10 महीनों में ही 39,730 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। यानी अपनी वेबसाइट बचाने का काम भी भारत ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा, जबकि रैंसमवेयर जैसे साइबर अटैक के दौरान तो एक वायरस आपके इनबॉक्स में पहुंचेगा और जिस पर क्लिक करते ही पूरा नेटवर्क प्रभावित होने की आशंका हो जाती है। लेकिन ऐसे लिंक पर कोई क्लिक ना करे ये बताने वाली भी कोई एजेंसी, ग्रुप या साक्षरता अभियान भारत में चलाया नहीं गया और ना ही चलाया जाता है। तो ये ऐसे सच हैं जिसमें इम्तिहान दे कौन और पास अगर ना हो तो स्थिति क्या बनेगी। जाहिर है सरकारों पर हर की नजर होती है, सरकार से बहुत आस और उम्मीद होती है। एक उम्मीद देश के सबसे बड़े सूबे यूपी को लेकर भी है, योगी आदित्यनाथ। और मजा देखिए, जिक्र सीएम का हो रहा है और हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं एसी और सोफे को लेकर। टेंट हाउस में लकड़ियों के टेबल के ऊपर लकड़ी की जो कुर्सी दिखाई दे रही है, ये वही कुर्सी है जिस पर देवरिया के शहीद के घर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे थे। जी सही देख रहे हैं आप, गोरखपुर के पप्पू श्रीवास्तव के टेंट हाउस के भीतर लकड़ियों के खोखे में यह जो एसी पड़ा है, वही एसी दरअसल शहीद के घर पर लगाया गया। कह सकते हैं गोरखपुर से चलकर देवरिया पहुंचाया गया और वहां जिस तरह कच्ची दीवार पर बांस बल्ले के सहारे इस एसी को टांगा गया जिससे घर के भीतर ठंडी हवा बह सके, वो बांस बल्ला भी पप्पू टेंट हाउस से ही गया था। जिसे यहाँ से हमको सूचना 11:30 बजे 11 तारीख को मिली। उसके बाद यहाँ से सामान लदवा के हम लोग वहाँ शाम को 6 बजे पहुँचे। पूरी रात काम किए, दिन में 2 बजे तक काम किए और तब जाके इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। तो मशक्कत तो भारी हुई, क्योंकि 11 तारीख को टेंट वाले को पता चला कि कल सीएम वहां पहुंचेंगे और रात भर की मेहनत कर शहीद के घर को इस तरह बना दिया जिससे सीएम साहब को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन एसी और सोफे को इस अंदाज में जरूर लगाया गया जिससे लगे सब कुछ सामान्य है। और हमारे संवाददाता ने टेंट वाले से कहा, कुर्सी जरा नीचे उतार दीजिए जिससे कुर्सी की भी तस्वीर ली जा सके। तो टेंट वाले ने कुर्सी नीचे उतारी और फिर बताया, इस कुर्सी पर तो बड़े बड़े लोग बैठ चुके हैं। नहीं, इस पे बहुत से माननीय लोग बैठ चुके हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये सोफा हर उसमें वीआईपी के लिए यूज किया जा चुका है और यही सोफा माननीय योगी जी की, हमारे मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, उनके लिए यूज किया गया। तो शहीद के घर से 58 किलोमीटर दूर गोरखपुर के पप्पू टेंट हाउस का नाम चाहे कोई न जानता हो, लेकिन अब पप्पू टेंट हाउस में रखी इस कुर्सी और एसी की पहचान देश भर को हो चुकी है, क्योंकि इस पे सीएम साहब बैठ चुके हैं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी, आज तक। कौन सा इम्तिहान कैसे दिया जाए और आखिर में सिल्वर स्क्रीन पर माधुरी दीक्षित का 50वां जन्मदिन कैसे